नमस्कार दोस्तों, अब हम श्वसन और गैसों का विनिमय पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताएं। एक सामान्य समाप्ति के बाद फेफड़ों में शेष हवा की मात्रा कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता FRC के रूप में जानी जाती है। इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV और अवशिष्ट आयतन यानी RV शामिल है। ERV हवा की अधिकतम मात्रा है जिसे एक सामान्य समाप्ति के बाद निकाला जा सकता है। यह लगभग 1000 ml से 1500 ml है। RV अधिकतम समाप्ति के बाद फेफड़ों में शेष हवा की मात्रा है। यह लगभग 1100 ml से 1500 ml है। जैसा कि आप देख सकते हैं, FRC बराबर ERV प्लस RV यानी 3000 ml। मानव फेफड़ों की कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता लगभग 2500 से 3000 ml है। दूसरा प्रश्न, गैसों का विसरण केवल गुदकई क्षेत्र में होता है, श्वसन तंत्र के किसी अन्य भाग में नहीं, क्यों? इसका उत्तर है, प्रत्येक एल्वेओलस स्क्वैमस उपकला कोशिकाओं की अत्यधिक पारगम्य और पतली परतों से बना होता है। इसी तरह रक्त कोशिकाओं में स्क्वैमस उपकला कोशिकाओं की परतें होती है। ऑक्सीजन युक्त हवा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और वायु कोशिका तक पहुंचती है। शरीर के ऑक्सीजन रहित रक्त को नसों द्वारा हृदय में लाया जाता है। हृदय इस ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पंप करता है। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एल्वियोली के आसपास की रक्त कोशिकाओं और एल्वियोली में मौजूद गैसों के बीच होता है। इसी प्रकार एल्वियोली गैसीय विनिमय के स्थल है। दबाव या एकाग्रता अंतर के कारण गैसों का आदान प्रदान साधारण विसरण द्वारा होता है। एल्वियोली और कोशिकाओं के बीच की बाधा पतली है और गैसों का प्रसार उच्च आंशिक दाब से निचले आंशिक दाब तक होता है। एल्वियोली तक पहुंचने वाले शिरापरक रक्त में वायु कोशिकीय वायु की तुलना में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च आंशिक दबाव होता है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में फैलता है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में वायु कोशिकीय में फैल जाती है। तीसरा प्रश्न, सामान्य स्थिति में अंतः श्वसन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सांस लेना शरीर के बाहर से फेफड़ों में हवा लाने की प्रक्रिया है। यह फेफड़े और वायुमंडल के बीच एक दबाव ढाल बनकर रह जाता है। जब हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है तो डायफ्राम पेट की गुहा की ओर सिकुड़ जाता है, जिससे सांस की हवा को समायोजित करने के लिए वक्ष गुहा में जगह बढ़ जाती है। अपर कोस्टोरियल अक्ष में थोरैसिक चैम्बर की मात्रा बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियों के एक साथ संकुचन के साथ बढ़ जाती है। यह पसलियों और उरोस्थि के बाहर निकलने का कारण बनती है, जिससे डोर्सिवेंट्रल अक्ष में वक्षीय चैम्बर की मात्रा बढ़ जाती है। वक्षीय मात्रा में समग्र वृद्धि फुफ्फुसीय मात्रा में समान वृद्धि की ओर जाता है। अब इस वृद्धि में परिमाण स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दबाव से कम में हो जाता है। इससे शरीर के बाहर की हवा फेफड़ों में चली जाती है। चौथा प्रश्न, श्वसन का नियमन कैसे होता है? मस्तिष्क के मज्जा क्षेत्र में मौजूद श्वसन लय केंद्र मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए जिम्मेदार है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र श्वसन दर ताल केंद्र द्वारा प्रेरित समारोह को कम करने के लिए प्रेरणा दर को कम कर देते हैं। श्वसन केंद्र के पास मौजूद हीमोसेंसिटिव क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों की प्राप्ति संवेदनशील है। यह क्षेत्र तब यौगिकों को समाप्त करने के लिए समाप्ति की दर को बदलने के लिए संकेत देता है। कैरोटिड धमनी और महाधमनी में मौजूद रिसेप्टर्स रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयनों का स्तर पता लगाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, श्वसन केंद्र आवश्यक परिवर्तनों के लिए तंत्रिका आवेगों को भेजता है। पांचवा प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटता जाता है। इसलिए जैसा कि एक आदमी चढ़ता है, उसे प्रत्येक सांस लेने के साथ कम ऑक्सीजन मिलती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। श्वसन दर रक्त की ऑक्सीजन सामग्री में कमी के जवाब में बढ़ जाती है। इसके साथ ही रक्त को ऑक्सीजन में की आपूर्ति
बढ़ाने के लिए दिल की धड़कन की दर बढ़ जाती है और इसी तरह हमारे सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।